नमस्कार। स्टडी फार्मूलेसिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। सामान्य अध्ययन का ये 110वां वीडियो है। तो इसी के क्रम में पहला प्रश्न देख लीजिए आप सभी लोग। कथन ए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा नगर था जो वर्तमान में अवशेष में रूप में पाकिस्तान के लड़काना जिले में अवस्थित है। ये कहा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा नगर था। कौन सा नगर था? मोहनजोदड़ो। यह अवशेष के रूप में पाकिस्तान के लड़काना जिले में इस समय मौजूद है। यह खुदाई से मिला है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला होता है। निम्न में से कौन सा सही है? ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये सही परंतु किंतु आर गलत है। इनमें से कौन सा सही होगा? तो वैसे तो दोनों सही है, पाकिस्तान के लड़काना में मौजूद है। इस हिसाब से ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में सही है? विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में कौन सही है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर या ग्राम थी। कोट्टम या वालनाडु को जिले के रूप में जाना जाता था। कौन सा सही है? बात इसकी करें तो विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को उर या ग्राम कहा जाता था। ये भी सही है। और क्या कहा जाता था? और देख ले, कोट्टम या वालनाडु जिले को इसके रूप में जाना जाता था। ए बी दोनों, मतलब कथन ए कथन दो दोनों सही है। इस हिसाब से बी नंबर सही हो जाएगा। आंसर क्या है? बी नंबर है। तीसरा प्रश्न है, अजंता की गुफाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है अजंता की गुफाओं के बारे में? पद्मपाणि या वज्रपाणि के चित्र इन्हीं गुफाओं में पाए जाते हैं। इन्हें यूनेस्को ने वर्ष 1983 में विश्व धरोहर माना था। यह हिंदू बौद्ध जैन धर्म से संबंधित है। 1819 में इन्हें पुनः खोजा गया था। कौन सा सही हो जाएगा? अजंता की गुफाओं के बारे में असत्य कथन की बात हो रही है। तीसरा नंबर है। तो यह हिंदू बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित नहीं है। ये सही है। 1819 में पुनः खोजा गया इसको और 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में चुना। और पद्मपाणि या वज्रपाणि के चित्र इन्हीं गुफाओं में पाए जाते हैं। सी नंबर इसका सही है असत्य के हिसाब से। अगर असत्य के हिसाब से सी नंबर इसका सही है, क्योंकि ये कहाँ से है? केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन या हिंदू धर्म से इससे मतलब यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जो सातवाहन वंश है, क्या सातवाहन वंश, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। नासिक शिलालेख पर गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां दर्ज है। नासिक शिलालेख पर क्या है? गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां मौजूद हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने की, इसमें कहा गया है। कौन सा कथन सही है? दोनों से दोनों सही हो जाएंगे। इस हिसाब से एक और दो दोनों, कौन सा होगा? सी नंबर सही हो जाएगा। फिर से देख लें, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन? सिमुक। नासिक शिलालेख पर गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां दर्ज। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? कुषाण कहरा गंधार शैली का, मुगल अजंता की चित्रकारी इसका उदाहरण है, मराठा पहाड़ी चित्र शैली उदाहरण है,
सिंधु घाटी सभ्यता, चित्रित धूसर मृद भांड ये पाए जाते हैं, अवशेष के रूप में मिला है। क्या है सही इसमें से? कह रहा है कौन सा एक सही सुमेलित है। मुगल जो है अजंता चित्रकारी, ये सही है। नो नो नो, ये है गलत हो गया। अजंता की कहाँ से आ गई? कुषाण गांधार शैली ये रहेगा। कुषाण क्या है? गांधार शैली मौजूद है यहाँ पर, कुषाण कालीन है ये। तो पांचवें प्रश्न में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इनको भी देख लें। मुगल में क्या है? मुगल में क्या चीज़ है? मुगल में अगर हम बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता तो मृदभांड लाल काले मृदभांड पाए जा रहे हैं। और अजंता में क्या है? चित्रकारी का संबंध गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से है। किससे है? गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से रहेगा। और गांधार शैली की मूर्तियों का स्पष्ट एवं बारीकी चित्रांकन कहाँ पर है? बारीकी रूप से मौर्योत्तर काल का है प्रमुख। आगे देखेंगे, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वह कौन सा राज्य है? इलायची की पहाड़ियाँ किस सीमा पर है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, केरला एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। कहाँ है? केरला एवं तमिलनाडु की सीमा पर कौन मौजूद है? कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। घूमने वाली जगह है बढ़िया सी। निम्न में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? अभ्रक की मेखला पाई जाएगी। कहाँ पाई जाती है भारत में? बालाघाट एवं छिंदवाड़ा, उदयपुर, अजमेर अलवर, हजारीबाग, गया मुंगेर, सलेम या धर्मपुरी। सातवां प्रश्न है। तो ये हजारीबाग, गया और मुंगेर क्या चीज़ है? अभ्रक मेखला यहाँ पर मौजूद है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? कल्याणकारी राज्य की एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें मौजूद है? उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार में या 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, बी। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन है? भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति है, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय, भारत का उच्चतम न्यायालय। तो इसका हो जाएगा डी नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सी। 10वां प्रश्न देख लीजिए। जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा क्या थी? प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, बाद में इसको समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। समवर्ती सूची का मतलब केंद्र और राज्य दोनों इस जिसके बारे में कंट्रोल करें, केंद्र व्यवस्था कर दे, नियम बना दे, पॉलिसी ला दे, इसको राज्य फॉलो कर ले, लेकिन राज्य भी अपना हस्तक्षेप जारी रखे उसमें से, यानी राज्यों की भी चल पाए। सिर्फ केंद्र ही चले वो किसकी हो जाएगी? वो अलग प्रकार की सूचियाँ हो जाएंगी, राज्य के विषय हो जाएगी, वो संघ सूची में चला जाएगा केंद्र वाला। आगे देखेंगे। हाँ, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस संशोधन के द्वारा? 24वां संशोधन, 25वां संशोधन, 42वां संशोधन या 44वां संशोधन। 10वां प्रश्न रहेगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। सी नंबर। विद्यायी शक्तियाँ का केंद्र राज्यों के मध्य वितरण संविधान की किन अनुसूचियों में से किस एक में है? विधायी शक्तियाँ होनी चाहिए। क्या है? विधायी शक्तियाँ होगा। ये शक्तियों का केंद्र और राज्य के मध्य वितरण संविधान की किस अनुसूची में से एक में है? 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं।
11वां, 7वीं में रहेगा। किसमें है? बी, 7वीं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? संविधान की उद्देशिका में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। 12वां प्रश्न है, ये किसमें रहेगा? मूल कर्तव्य में। प्रभुता, एकता, अखंडता, निम्न में से वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? कौन रखवाएगा? वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। कौन? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री या संघीय वित्त मंत्री? कौन रखवाएगा? भारत का राष्ट्रपति ये कर पाएगा। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? निम्न में से दक्षिण कोरिया की मुद्रा कौन सी है? साउथ कोरियन करेंसी, रियाल, पाउंड, क्रोना या वॉन? 14वां, वॉन रहेगी। वॉन क्या है? दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ये क्रांतियां रही हैं और ये फसलें रही हैं। क्या है? क्रांति और फसल। इधर फसल। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, पीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति मछली उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। इनमें से कौन सही नहीं है? पीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से नहीं है, ये तिलहन से है। क्या है? तिलहन, यानी कि तेल से है, जो खाने योग्य है। गुलाबी क्रांति मछली से है, काली क्रांति पेट्रोलियम से, हरित क्रांति फूड प्रोडक्शन से है। किसकी संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? किसकी संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन की, वेबल योजना, साइमन कमीशन या क्रिप्स मिशन? 16वां प्रश्न क्या रहेगा? कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? संविधान सभा का। कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करेंगे 1946 में, कब हुआ? 1946 में। क्या किया गया? 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। किसकी संस्तुतियों के आधार पर? कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर। और इसके सदस्य कौन थे? कभी कभी पूछ लिया जाता है। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। और कौन था? और थे पैथिक लॉरेंस थे। और कौन थे इनके साथ में? A.V. अलेक्जेंडर। क्या थे? A.V. अलेक्जेंडर, ये थे 3 लोग। जबकि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 थी। याद रखिए सभी लोग, 389 थी, जिसमें 292 क्या थी? रियासतें थी। 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे, रियासतों के। अब 4 कमिश्नर के प्रतिनिधि थे और 93 ये प्रांतों, अब कुछ देसी रियासतें भी थी इसमें। देसी रियासतें जो थी 93 थी इसमें से। नेक्स्ट है, ये प्रांत है प्रोविंसेस। टोटल जोड़ेंगे तो 389 बैठेंगे। नेक्स्ट है, 17वां प्रश्न है, यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में? स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले देश में अनेक लोगों ने व्यापार किया।
साथ में लूटने का भी काम किया सभी तरह से। अब उनमें से उसी क्रम में कौन पहले आया कौन अंत में गया, ये बात है। सबसे अंत में आया कौन है, यहाँ पर क्या सबसे अंत में कौन आया, डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे, जबकि आगे देखेंगे निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। द्विसदनात्मक विधायिका किसमें नहीं है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार या और कर्नाटक, किसमें नहीं है। 18 मध्य प्रदेश में नहीं है, यानी कि विधान परिषद उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी, कर्नाटक में है और मध्य प्रदेश में नहीं है। एमएलसी वहाँ नहीं बन पा रहा है। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य किसी परिसंकट में नियोजन में नहीं लाया जाएगा। भारत के संविधान में कहाँ पर व्यवस्था है, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कहाँ है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में इस तरह के मजदूरी नहीं कराई जाएगी। अनुच्छेद 24 में निर्धारित किया गया है। ये नंबर निम्न में से किस संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, किसे अधिकार प्राप्त है, किससे, ये लिखेंगे। भारत का महान्यायवादी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। 20वां प्रश्न रहेगा, भारत के जो महान्यायवादी हैं इनको संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अगर वहाँ पर वोटिंग होती है किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में तो ये वोट में भाग नहीं ले सकते हैं, मत में भाग नहीं ले सकते। अगर फ्लोर टेस्ट हो रहा है या जो भी है तो उसमें इनका हस्तक्षेप नहीं हो सकता। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के। 21 बी जहांगीर के। कहाँ रहेगी, जहांगीर के। चित्तौड़ की संधि इसी के बीच में हुई थी। मुगल ये है कौन, जहांगीर और राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई इन्हीं शासनकाल में। आगे देखेंगे, औरंगजेब ने निम्न में से किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। साहिबात उज जमानी की उपाधि औरंगजेब ने किसको प्रदान की, शाइस्ता खान, अमीन खान, जहां आरा या रोशन आरा। 22वां प्रश्न है, सी नंबर, जहां आरा में किसको, जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की गई औरंगजेब के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जारी किया गया गल्ला बाजार अधिनियम का संबंध है। गल्ला बाजार अधिनियम का संबंध अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जारी किया गया किससे संबंधित है, शहना की नियुक्ति से, सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने के लिए, सरकारी गोदाम में गल्ला एकत्रित करने से, गल्ला परिवहन करने वाले व्यापारियों से, या सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने के लिए ही गल्ला बाजार अधिनियम लाया गया। किसके द्वारा लाया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया अनाज के लिए। उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका कारण क्या है। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र, ठीक है, और
दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। याद रखें, यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। इसका कारण क्या है? समुद्री पृष्ठ के ताप पर निम्न हो, यहाँ पर क्या है, समुद्री पृष्ठ का ताप जो है निम्न होता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन विरल होते यानी कि सघन नहीं होता। कैरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल हो जाता है। उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती है। क्या कारण है, सोचें। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बहुत विरल होता है, दूर दूर होता है। 24 का बी नंबर सही हो जाएगा। मुगल शासक हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। 25वां प्रश्न है, चुनार दुर्ग पर क्या है, चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया गया। किसने किया? हुमायूं ने किया था। कब किया? 1532 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में, 1536 ईस्वी में। 25 का ये रहेगा। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। कौन सा नंबर है? 25 नंबर है। 1536 में चुनार के किले पर आक्रमण किया। किसने किया? हुमायूं ने। और क्या किया? शेर शाह को बंगला छोड़ने के लिए बाध्य किया। यहाँ पर शेर शाह बंगला छोड़ के भाग गया। कौन भाग गया? शेर शाह वहाँ पर मौजूद थे, इनको बंगला छोड़ के भागना पड़ा। जबकि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है। इसका निर्माण 1570 ईस्वी में हुआ था। मकबरा 1570 ईस्वी में, और सम्राट अकबर के संरक्षण में हुआ था। इसमें मुगलों का शयनागार भी मौजूद कहा जाता है। इसको मुगलों का शयनागार कहा जाता है। शयनागार मतलब सोने का, सोने वाला कक्ष, गोल्ड का नहीं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। किसे? इवाज को, नसरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान या मलिक जानी को। किसको नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने प्रथम सूबेदार। कहाँ? बिहार में। भाई किसे नियुक्त किया? 26 मलिक जानी को किया। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? एक अधिनियम बना जिसके द्वारा भारतवासी अपने देश के शासन में कुछ हिस्सा लेना मतलब ले सकते हैं। पहले स्वतंत्रता प्राप्ति की पहले की बात हो रही है। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। किसके द्वारा यह संभव हो पाया? यह संभव हुआ चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? ऐसी नदी घाटी परियोजना जो यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना, राजघाट बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो राजघाट बांध परियोजना रही है। राजघाट बांध परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किस नदी पर बनी है ये आप लोग कमेंट में बताएं। किस नदी पर? बेतवा पर है। कहाँ है? बेतवा नदी पर बनी है। कौन सी परियोजना? राजघाट बांध परियोजना यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त योजना है यह। रिहंद बांध योजना है, नीचे दी है। ये क्या है? रिहंद नदी पर बनेगी। गंडक परियोजना भी
देखिए गंडक परियोजना भी यूपी और बिहार की है। कहाँ? यूपी और बिहार। गंडक परियोजना क्या है? यूपी एंड बिहार की है। गंडक नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर बनी है? गंडक नदी पर। और राजघाट परियोजना भी संयुक्त परियोजना है। इसके अनुसार तो बी उत्तर सही हो जाएगा। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है निम्न युग्मों से? वन्यजीव विहार, नीचे क्या दिए हैं? वन्यजीव विहार दिए हैं, ये जिला दिया है। किशनपुर लखीमपुर में है। कछुआ वाराणसी में। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ? वाराणसी में। महावीर वन्यजीव विहार सोनभद्र में। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में। इनमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसकी अगर बात करें तो किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर में है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। और महावीर स्वामी सोनभद्र में है। ये सोनभद्र में नहीं है, ये गलत है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है। कौन सा नंबर है? 29 नंबर है। बात हो रही थी किसकी बात हो रही थी? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। तो ये ललितपुर में है। कहाँ है? ललितपुर में। जब किसमें सोनभद्र लिखा, ये गलत है। फिर से देख लें। जो लोग परीक्षा देंगे बेसिक शिक्षा परिषद से संबंधित टीचर्स के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है। किशनपुर कहाँ है? लखीमपुर में। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में। और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में। इसमें सोनभद्र दिया, यही गलत है, यही आंसर सही हो जाएगा। रानीपुर चित्रकूट में। तो नहीं है, एक हिसाब से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से कहाँ स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ऊंचाई पर कहाँ मौजूद है? इक्वाडोर, पेरू, अर्जेंटीना या पराग्वे? इक्वाडोर में रहेगा। यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है वैसे भी। प्रागैतिहासिक काल से संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, प्रागैतिहासिक काल है। क्या है? इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और यह कह रहा है इसके अध्ययन हेतु पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों का ही उपयोग किया जाता है। इसमें यह भी कहा गया है। निम्न कथनों में से कौन सही है? कौन सही होगा? देखिए, जब बात होती है प्रागैतिहासिक काल की तो उसमें साहित्य से मतलब नहीं हो गया, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसको ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ये नंबर सही हो जाएगा। ये कहाँ है? केवल एक। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में पूरा पाषाण काल में जीव जिनमें मानव रचित था, मानव परिचित था, पूरा पाषाण काल में जीव जिनमें मानव परिचित था। किससे परिचित था मानव? बंदर से, मछली से, हाथी से। किससे रहेगा? भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में पूरा पाषाण काल में जीव, ऐसे जीवों जिनसे मानव परिचित था। कौन? देखिए, बंदर से भी परिचित था, मछली भी जानता था आदमी, और हाथी भी जानता था। तो हिसाब से कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य शासक बिंदुसार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जैन ग्रंथों में उसे अमित्रघात
भी कहा गया। उसने सीरिया के शासक के पास एक संदेश भेजकर शराब या मीठा, अंजीर या दार्शनिक भेजने का आग्रह किया। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। 33 नंबर, कौन सा उत्तर सही नहीं है इनमें से? किसके बारे में? बिंदुसार के बारे में। 33 नंबर है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये गलत है इसमें से। सी नंबर, सॉरी ये तो सही है। अमित्र घात इसको नहीं कहा जाता था। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। अगर हम बात करें तो अमित्र घात नहीं बल्कि क्या कहते हैं इसको, सिंह सेन कहा जाता था। सिंह सेन कहा गया है। ठीक, यही गलत था। गलत के हिसाब से यही उत्तर बी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथ को विवाह का ग्रंथ कहा गया है? विवाह का ग्रंथ कौन है? किसको कहा जाता है? कैलिथौके या करिंजपात, जीवक चिंतामणि, नच्चलियार। किसको विवाह का ग्रंथ कहा गया है? जीवक चिंतामणि को विवाह का ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बहुत ही ज़्यादा परिचित शब्द है ये। किसके लिए? गाय के लिए किया गया है ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं। थैंक यू आप सभी को। लाइक शेयर करिए।